नमस्कार, सभी को राम राम। जय माँ श्वेतांबरी, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी इस चैनल से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे अजीज मित्रों, प्रतिभागियों, प्रेमियों और मेरे जितने भी श्रद्धावत और श्रद्धे के रूप में व्यवहार रखने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, कल वाले वीडियो में हमने लोकसभा के गठन के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य पढ़े थे और आज हमारा जो ऐतिहासिक तथ्य होगा वो राज्यसभा के बारे में होगा। कल हमारा सीएजी के बारे में होगा, जिस पर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई हो रहे हैं। तो मेरा पहला जो शब्द आपका होगा वो राज्यसभा होगा। तो देखिए, हमारी जो संसद है उस संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा प्रकाश में कब आई थी? तो 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद के रूप में इसका नामांकन किया गया था। कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में किसके रूप में इस शब्द को लिखा गया था? राज्य परिषद के रूप में इसका गठन हुआ था। राज्यसभा है, इसका गठन वैसे 3 अप्रैल सन 1952 को हुआ, लेकिन इसकी पहली बैठक 13 मई सन 1952 ईस्वी को हुआ। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, स्थायी सदन है, वरिष्ठ सदन है, और बुद्धिजीवियों का सदन है। बुद्धिजीवियों का सदन है। तो हमारी राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, वरिष्ठ सदन है और बुद्धिजीवी वर्ग जो है उस बुद्धिजीवी वर्ग के सदन के रूप में प्रतिष्ठित है या सदन के रूप में मौजूद है। हमारी राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान समय में 250 अधिकतम है, लेकिन ये जो सदस्य संख्या है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में 245 है। 245 सदस्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। हमारा भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन प्रक्रिया जो है ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से इसको जोड़ा गया है। राज्यसभा के 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 229 सदस्य राज्यों से हैं। राजस्थान से इनकी सदस्य संख्या 10 है और सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी, उत्तर प्रदेश,
31। राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन अनुसूची 4 के तहत किया गया। आप क्या याद समझ रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चयन अनुसूची 4 के अंतर्गत। अनुसूची कितने के अंतर्गत है? अनुसूची 4 के अंतर्गत। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 245 है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनयन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली। 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और राजस्थान से इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 10। सर्वाधिक सदस्य जो हैं उनकी सदस्य संख्या जो है वो यूपी से है और यूपी से इनकी सदस्य संख्या जो है वो 31 के तहत। अगले बिंदु के रूप में आता है कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन 80 भाग 3 में किया गया। किसमें किया गया? 80 भाग जो 3 है उस 80 भाग की 3 में किया गया है। राज्यसभा के जो 80 भाग 3 के मुताबिक जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा। यानी किस किस के अंतर्गत होंगे? राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से संबंधित होंगे। ये 4 शब्दों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो सदस्य इन क्षेत्रों में बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं उन्हीं को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। प्रिय छात्रों, एक बात और देखिए, क्या ये सदस्य राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से मनोनीत करता है या पूर्णतः स्वतंत्र है इस मामले में? तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो, मैं एक बात आपसे करूं कि राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। लेकिन आप एक बात कहोगे, सर मेरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, दारा सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, ये कई व्यक्ति ऐसे हैं जो खिलाड़ी थे। मेरी कॉम थे, वो खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी थे, दारा सिंह खिलाड़ी थे और नवजोत सिंह सिद्धू खिलाड़ी थे। और भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा भिन्न भिन्न कालों में इनको राज्यसभा में मनोनीत किया है। अब आप कहोगे, जब मूल संविधान में 4 ही शब्द हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक स्थिति, तो 2 प्रश्न आपके सामने उभर कर आए। पहला प्रश्न, क्या राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन और निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? दी जा सकती है, अगर वो उसके मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो। अब क्या हुआ, जो सचिन तेंदुलकर वाला चुनाव था 2012 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2012 में हुआ था। और जब अप्रैल 2012 में सचिन तेंदुलकर का चुनाव हुआ था तो इस तरीके से
इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या दे दी थी, चुनौती दे दी कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ खेल शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत देश की एक प्रतिभा है, सम्मान है, ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी यानी संसद वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद चाह रही है, कर सकती है। तो उन्होंने इसको चुनौती कोर्ट में दी और कोर्ट ने इसको सही ठहराया। ये बात भी भारत के संविधान के अंतर्गत है कि उसके सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो किस तरीके से होता है या किस रूप में उनका मनोनयन प्रक्रिया जो है वो इसमें आ जाए। फिर एक चीज देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल, संक्रमणीय या स्थानांतरित, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, राज्यसभा के निर्वाचन में जब इस पद्धति को अपनाया गया कि एकल संक्रमणीय या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया था, तो उस समय इस पद्धति को अपनाते समय इसके लास्ट में ये नहीं लिखा हुआ है, गुप्त मतदान भी नहीं लिखा हुआ है, और गुप्त मतदान के साथ एक शब्द और नहीं लिखा हुआ है, खुला मतदान भी नहीं लिखा हुआ है। यानी खुला या गुप्त मतदान जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछता है, तो एकल संक्रमणीय जो थॉमस हेयर महोदय की तो प्रतिपादित थी, उस थॉमस हेयर महोदय की प्रतिपादित पद्धति से इसका चयन होता है। लेकिन इसमें गुप्त मतदान नहीं लिखा हुआ या खुला मतदान इसके अंतर्गत नहीं लिखा गया। तो ये बात है। लेकिन आप मुझे ये कहोगे कि सर कैसे होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से इसका चयन है, वो किस तरीके से किया जाता है, तो आप ये चीज कैसे पढ़ोगे उसे देखिए। देखिए पहले मैं आपको ये समझाऊं, राज्यसभा के सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए होता है। एक बात तो ये है, क्योंकि राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल है ही नहीं, कि तो स्थायी सदन है। लेकिन सदस्यों का चयन कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। अब देखिए कैसे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/3 सदस्य 2020 में रिटायर्ड हो जाएंगे, 2 वर्ष बाद। फिर 2 वर्ष निकलेंगे तो ये 2022 में रिटायर्ड हो जाएंगे, 2 वर्ष बाद। इनको कितने वर्ष का कार्यकाल हो गया? 2 वर्ष का। जब ये हटेंगे, जब इनके कितने हो गए? 2 वर्ष। फिर 2024 में इनके 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इनका कार्यकाल कितना हो गया? 2 वर्ष। 4 वर्ष, क्योंकि 2 यहाँ तक पहुंचने में, 2 यहाँ तक, 4 इनके 2 ये रहेंगे। फिर 2 वर्ष निकलेंगे और फिर ये 2026 में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे 2026 में, तो यहाँ वाले सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष हुआ? 6 वर्ष है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है। केवल हमने उन सदस्यों की चयन प्रक्रिया 1/3 के आधार पर उसका कार्यकाल हमने कितने वर्ष बता रहे हैं? हम 6 वर्ष बता रहे हैं। तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा काल में चले जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर बड़ी नोटेड बिंदु तो यह है कि हमें ये बताइए, जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 ईस्वी, तो वहां राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष कैसे, 6 वर्ष कैसे? बिल्कुल पूछने लायक प्रश्न है। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि 1952, 1954, 1956 और 1958, 1952 में जिस सदस्य का चयन हुआ उसे 1954 में 2 वर्ष हो गए,
तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1/3 सदस्यों को 1954 में रिटायर्ड कर दिया। किस सिस्टम के द्वारा? लॉटरी सिस्टम द्वारा, सिस्टम द्वारा 1/3 सदस्यों को रिटायर्ड कर दिया। कितने में? 1954 में, क्योंकि 52 में चयन हुआ और 1954 में लॉटरी सिस्टम द्वारा 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया। अब जो 52 में जो नियुक्त थे उनमें 1/3 तो चले गए, फिर 1/3 सदस्य, उनका कार्यकाल तो 4 वर्षीय होगा, 6 तो होगा नहीं। फिर 56 में क्या किया? लॉटरी सिस्टम द्वारा 1/3 सदस्यों को फिर रिटायर्ड कर दिया। अब आपके पास कितने बच गए? सिर्फ 1/3 बच गए। तो 1/3 जो बचे उनको यहाँ तक 2 वर्ष, यहाँ तक 4 वर्ष और यहाँ तक 6 वर्ष, यहाँ उनको 6 वर्ष हो गए। अब राज्यसभा अपनी व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई, या व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत उसका चयन आ गया। इस तरीके से ये भी बहुत बड़ी चीज हाथ के लिए बच्चों या मेरे मित्रों की 1954 में भी लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1/3 रिटायरमेंट हुए और 1956 में भी 1/3 सदस्य लॉटरी सिस्टम के द्वारा रिटायर्ड हुए। उसके बाद ये प्रक्रिया है। अब आपके दिमाग में सर राज्यसभा के सदस्यों का चयन जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, उसे आप डिटेल से समझाइए। तो उसे आप देखिए, जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान से 10 सदस्यों का चयन होता है। किसका? कितने सदस्य? 10। चयन कैसे होगा? 1/3, 3 + 3 + 4, 2 वर्ष के बाद आएंगे 3 और लास्ट में कितने आ जाएंगे? 4 सदस्य जो हैं उसका चयन इसके अंतर्गत हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, एकल संक्रमणीय के अंतर्गत क्या है? संक्रमणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में क्या होता है? राज्य के, इसमें 2 चीजें आपके पास होंगी जो राज्य के, एक तो क्या होगा, निर्वाचित सदस्य को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। एक तो उसको क्या प्राप्त करना होगा? न्यूनतम कोटा जो उसका है वो न्यूनतम कोटा उस सदस्य को प्राप्त करना होगा। दूसरा उसके लिए क्या होगा कि जो सदस्य वोट देंगे उनका मूल्य निर्धारण होगा। जैसे राजस्थान का देखिए, मतदाता सदस्यों की संख्या भाग निर्वाचित सदस्य +1 अब आप कहोगे आप यहां पर किसका मतदान निकाल रहे हैं? राज्यसभा सदस्य का निकाल रहे हैं, न्यूनतम कोटा, मतदाताओं की संख्या। तो आप किसके परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं। तो राजस्थान के मतदाता कौन हो गए? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्यों की विधानसभा भाग लेती है, तो राज्यसभा के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा भाग लेती है, सभा भाग लेती है, जिसके कारण इसे राज्यों की राज्यसभा कहते हैं। इसलिए इसे राज्यों की सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों की सभा कहते हैं। राज्यसभा जो है, अब जब मतमूल्य निकलेगा तो राज्यों की विधानसभा, तो आप इसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राजस्थान से कितने सदस्य हैं? 10। तो राजस्थान के मतदाता कितने हैं? तो मतदाता कितने हैं? 200। निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 3 +1 इसको इसमें भाग दोगे तो कितने आ गए? 50 +1 कितने हो गए? 51। न्यूनतम कोटा कितना हो गया? 51 मत जिसको प्राप्त होंगे तभी वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे।
ये न्यूनतम कोटा उसके लिए प्राप्त करना जरूरी होगा, ये इसके लिए जरूरत। अगर आप कहोगे सर पहली साल 3 है, दूसरी साल 3 है और तीसरी साल 4 है, जब 4 होंगे तो 200, 4 + 1 + 1, ये इससे काटोगे तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 41। ये न्यूनतम कोटा होगा, उसके लिए 41 मत और उसके लिए 51 मत। अगर उसको 41 और 51 वोट नहीं मिलते हैं तो वरीयता क्रम के आधार पर इसके वोट दूसरों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। किसमें कर दिए जाएंगे, दूसरे कैंडिडेटों में कर दिए जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति का। तो पहले नंबर पर क्या हुआ, न्यूनतम कोटा इस आधार पर होना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या हुआ, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में मतदान, वरीयता क्रम में क्या था, मतदान था। तो वरीयता क्रम में मतदान करना होगा और न्यूनतम कोटा। अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो सबसे निम्नतम स्तर के कैंडिडेट के वोटों का स्थानांतरण वरीयता क्रम के आधार पर दूसरे कैंडिडेटों में कर दिया जाएगा। जिस साल 4 सदस्य होंगे मतदान में 41 और जिस साल 3 होंगे उस समय 51 न्यूनतम कोटा होगा। ये दोनों शर्त उसके अंतर्गत क्या होंगी, लागू होंगी। तीसरी बात देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में एक अधिनियम इसके अंतर्गत बना था। पहले ये गुप्त प्रणाली थी, गुप्त रूप से इसका वोट किया जाता था, लेकिन जनप्रतिनिधित्व और मतदान अधिकार 1951 जनप्रतिनिधित्व है मतदान अधिनियम 1951। फिर इसमें क्या होने लग गई, विधायकों की खरीद फरोख्त होने लग गई। ज्यादा से ज्यादा विधायक जो थे वो खरीदे बेचे जाने लग गए थे। इसलिए इस मतदान पद्धति को क्या कर दिया था, खुला कर दिया था। खुला मतदान इसको कर दिया। अभी थोड़े दिनों पहले जब राज्यसभा के राजस्थान से चयन हुआ था तो आपने एक बात देखा, बीजेपी का 1 गया, कांग्रेस के 2 गए। कैसे गए भाई, वो इसलिए गए कि वरीयता क्रम के आधार पर चयन है, तो वरीयता क्रम में तीसरा आ गया तो 2 कांग्रेस के चले गए। फिर अशोक गहलोत ने उनको एक होटल में बंदी बनाकर रखा, बाड़ाबंदी की। क्यों, क्योंकि खुला मतदान था, इसलिए उनके लिए क्या की गई थी, बाड़ाबंदी की गई थी। तो ये भी एक बात आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी कि खुला मतदान राज्यसभा की सदस्यता में होगा। ये बात आपको एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अंतर्गत क्या देखी जाएगी या लागू इनके द्वारा की जाएगी। देखो, विशेष प्रावधान है राज्यसभा को कि राज्यसभा को कुछ विशेष प्रावधान क्या क्या है, किस तरीके से। राज्यसभा को पहला जो विशेष प्रावधान है, राज्यसभा विशेष प्रावधान क्या क्या प्रावधान है वो देखिए। पहला, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। ये 2 आर्टिकलों में इस बात का उल्लेख, अनुच्छेद 64 में भी इस बात का उल्लेख है और अनुच्छेद 89 में भी इस बात का उल्लेख है। यानी राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है 64 और 89 के अंदर। लेकिन एक बात देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। दूसरी चीज देखिए, राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी 2 अधिकार इसके पास हैं। एक तो विपक्ष व पक्ष दोनों के किसी प्रस्ताव पर बराबर मत रहने पर निर्णायक मत दे सकता है। एक तो निर्णायक मत देता है, पक्ष व विपक्ष दोनों में बराबर मत रहने पर निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। एक अनुच्छेद 67 में एक बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राष्ट्रपति को
हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रस्तुत होगी, राज्यसभा में प्रस्तुत होगी। लेकिन एक चीज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं आपको, वो देखिए, राज्यसभा में प्रस्तुत तो होगी, लेकिन शर्त देखिए उसकी, तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा की सहमति होती है तो उसे हटना पड़ता है। यानी अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का पहला प्रस्ताव जो है वो हमारी राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, और जब वो राज्यसभा में प्रस्तुत होगा तो वहां पर तत्कालीन उपस्थित सदस्यों को पारित बहुमत के बाद उसे लोकसभा की क्या दी जाएगी, सहमति दी जाएगी, तो उसे पद से हटना पड़ेगा। ये विशेषाधिकार हमारी राज्यसभा के पास है, पहला। दूसरा विशेषाधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। अगर राज्यसभा ये महसूस करे, राज्यसभा यह महसूस करे कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व को सिद्ध करता है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व को सिद्ध करता है, तो वह तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं कि राज्यसभा यह महसूस करे कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व को सिद्ध हो रहा है, तो वह तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उसे सिद्ध कर दे कि वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाती है कौन? केंद्र सरकार। कौन बनाती है भाई? केंद्र सरकार बनाती है। अब आपके दिमाग में बच्चों दो चीजें आएंगी। एक तो ये चीज आएगी, सर राज्यसभा ही क्यों करे? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, इसलिए इसे राज्यों की सभा कहते हैं, इसलिए वो उनका प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए यानी वो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। लेकिन कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए उस पर कानून बनाने का अधिकार वो किसको दे सकती है? राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये बात यानी वहां पर कही जाती है। दूसरी बात, ये तत्कालीन उपस्थित सदस्यों का बहुमत शब्द मैं लिख रहा हूं, वो 2/3 बहुमत है। ऊपर वाला बहुमत भी मैंने लिखा, वो भी कितना है? 2/3 बहुमत। फिर 349 की बात, 312 की बात करते। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन जो है करती है। ये स्थायी सदन है, बुद्धिजीवी सदन है, वरिष्ठ सदन है, इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य